इस दुनिया के लोगों ने एक दूसरे के साथ ईमानदारी से जुड़ने को बढ़ावा देने के लिए और पॉजिटिविटी फैलाने के इरादे से एक स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन लाइव शो शुरू किया है। शो की टीम ने अलग अलग तरह की लड़कियों को मेहमान के तौर पर बुलाया है, जो सड़क पर चलते अनजान लोगों के साथ बातचीत करेगी। मकसद है आम लोगों के असली रिएक्शन रिकॉर्ड करना जब अचानक कोई अनजान लड़की उनसे बात करने आ जाए। अगर आपके मन में कोई खोट है और आप आसानी से उनके साथ चल देते हैं तो शो के कैमरे आपको सरेआम एक्सपोज कर देंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्यादा में रहते हैं, वाह क्या बढ़िया सोच है, और ईमानदारी दिखाते हैं तो शो की तरफ से आपको पॉजिटिविटी इनाम के तौर पर पैसे भी मिलेंगे। आज इसी स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन नाम के शो का पहला एपिसोड लाइव हो चुका है और इस वक्त आप सड़क किनारे एक स्टॉल पर बैठकर मजे से कबाब खा रहे हैं। तभी अचानक एक लड़की आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक्सक्यूज मी हैंडसम, क्या मैं यहाँ बैठकर आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? बाई श्वेचिंग ने बड़ी ही मासूमियत और बेचारगी से आपकी तरफ देखते हुए पूछा। ये सुनकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और नजरें उठाकर उसे देखने लगे। तुम्हारे सामने खड़ी बाई श्वेचिंग, जो इस साल बस 20 की हुई है, कॉलेज के सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। एक नौजवान लड़की का आधी रात को इस तरह किसी अनजान आदमी से बात करने की कोशिश करना, इसकी बस दो ही वजहें हो सकती हैं। या तो ये कोई मजाक है या फिर इसका कोई छिपा हुआ मकसद है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, उसूलों पर चलने वाले एक शरीफ लड़के के नाते तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है उसे साफ साफ मना कर देना। लेकिन जैसे ही तुम कुछ बोलने वाले थे, तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। डिंग, बधाई हो होस्ट, प्रिंसिपल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, नया टास्क दिया जा रहा है। होस्ट को बस अपने सामने खड़ी इस लड़की की मांग ठुकरा देनी है और प्यार से उसे अपनी हिफाजत का ध्यान रखने की सलाह देनी है। आपको मिलने वाले स्कोर के हिसाब से अलग अलग इनाम दिए जाएंगे। टास्क के इनाम। ये सारी बातें एक साथ सुनकर तुम पहले तो एकदम सुन्न रह गए, लेकिन फिर तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई। आखिरकार तुम पिछले 10 सालों से वेब नॉवेल्स पढ़ने वाले एक पक्के किताबी कीड़े हो और तुम्हें इन सिस्टम वाली कहानियों के पैतरे अच्छे से पता है। लेकिन तुम्हारे इस तरह हैरान होकर चुप रहने के वो कुछ सेकंड लाइव देख रहे लोगों को लगा कि तुम बाई श्वेचिंग की खूबसूरती पर फिदा हो गए हो। लाइव स्ट्रीम में तो जैसे हंगामा ही मच गया। इसका रिएक्शन देखो, कहीं ये सच में तो उस पर लट्टू नहीं हो गया? अभी तो बस शुरुआत हुई है। अरे यार, कहीं हमारा नंबर 70 अभी से ही तो नहीं फिसल गया? क्या शो वालों को अपना टारगेट बदल लेना चाहिए? भाई हिम्मत रख, डटा रह, डरना मत, पिघलना मत। कमेंट्स में अब भी कुछ लोग लगातार तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहे थे और जब सब लोग आपस में इसी बात पर बहस कर रहे थे, तभी तुमने बाई श्वेचिंग की तरफ देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, माफ करना, मेरे पास यहाँ कोई और जगह नहीं है। उसने सच में उसे मना कर दिया। अरे भाई, ये बंदा तो छा गया। सच में? उसने सच में इतनी आसानी से मना कर दिया? मुझे लगा था वो थोड़ा तो सोचेगा। इसका रिएक्शन तो बिल्कुल ही अलग था। बंदे का कंट्रोल गजब है। और उधर बाई श्वेचिंग के मन में तो जैसे तूफान ही आ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो, जो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसे कोई लड़का ऐसे मुंह पर मना कर देगा। चिढ़कर उसने अपनी आवाज को थोड़ा मीठा किया और बोली, हैंडसम, तुम तो बहुत ही पत्थर दिल हो। मैं तो बस बैठकर बातें करना चाहती थी। बाद में हम बाहर कुछ खाने चले गए, ठीक है? तुमने बस उसे एक हल्की सी नजर से देखा और अपने काम से काम रखते हुए अपने हाथ का कबाब खत्म किया और कोई जवाब ही नहीं दिया। बाई श्वेचिंग तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर अचानक वो बोली, तुम कैसे इंसान हो यार, जरा अपनी तरफ देखो। इतनी कम उम्र में आधी रात को अकेले बाहर किसी अनजान आदमी से बात करने आ गई हो। तुम्हारे मम्मी पापा को पता है? इतनी रात को बाहर घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है। जल्दी घर चले जाओ। तुम्हारे ये कहते ही दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। होस्ट की नेक दिल सलाह डिटेक्ट की गई। समाज में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए ए ग्रेड रेटिंग हासिल की गई। होस्ट, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। बाई श्वेचिंग तुम्हारी इन तीखी बातों से थोड़ी बौखला गई और पलटकर जवाब दिए बिना नहीं रह पाई। तुम होते कौन हो मुझे टोकने वाले? जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुमने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? जल्दी घर जाओ। 25 बातें मत बनाओ और यहाँ फालतू में मत भटको। नंबर 24। ये लड़का तो सच में गजब है। इसने तो एकदम सीधे मुंह पर मना कर दिया। इसका अंदाज सच में थोड़ा कड़क है, लेकिन इसका मना करना भी गलत नहीं है। उधर लाइव स्ट्रीम में लोग इसी तरह की चर्चा कर ही रहे थे कि
तुमने सिस्टम से और अच्छी रेटिंग पाने के लिए अपना ज्ञान देने वाला मोड एकदम फुल पर कर दिया। तुम इतनी छोटी हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के बजाय इतनी रात गए बाहर अनजान लोगों से बातें कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी मेहनत और मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम उनके इस प्यार के लायक हो? तुम्हारी इस जबरदस्त डांट और ज्ञान के बाद सिस्टम की रेटिंग भी बढ़कर लेवल 1 पर पहुंच गई और तुम्हारे बगल में खड़ी बाई श्वेचिंग तुम्हारी बातें सुन सुनकर लगभग पागल ही हो गई थी। पहली बात, मैं बालिग हो चुकी हूँ, और दूसरी बात, ये एक नॉर्मल बातचीत है, समझे? तुम क्या किसी पुराने जमाने से टाइम ट्रेवल करके आए हो? 21वीं सदी चल रही है मेरे भाई। तुम्हारी जैसी दकियानुसी सोच आज भी जिंदा है। ये सुनकर तुम्हारी भवें तंग गई। ऐसी आवारा जगहों पर जहाँ हर तरह के लोग होते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर किसी गलत इंसान की नजर तुम पर पड़ गई तो क्या होगा? या तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मुझे तो तुम्हारे माँ बाप के लिए सच में बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी ये बात खत्म होते ही दिमाग में एक बार फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने एक नेकदिल सलाह देने का काम कामयाबी से पूरा कर लिया है। बाई श्वेचिंग को सही रास्ता दिखाने के लिए आपको एस ग्रेड रेटिंग मिली है। इनाम के तौर पर होस्ट को 1 लाख नकद और एक लिमिटेड एडिशन की शानदार सुपर कार दी जाती है। उसी वक्त तुम्हारी जेब में न जाने कहां से एक कार की चाबी आ गई। तुमने किसी तरह अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को छुपाया और तुरंत मुड़कर पास की पार्किंग की तरफ दौड़ पड़े ताकि अपनी उस नई नवेली कार को देख सको। लेकिन तुम्हारे वहां से मुड़ते ही बाई श्वेचिंग किसी चुंबक की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चिपक कर आ गई। अब तक उसे भी समझ में आ चुका था कि उसका काम तुम्हारे असली रिएक्शन को कैमरे में रिकॉर्ड करना था, न कि तुमसे यहाँ बैठकर लड़ाई करना। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे सच में इन सब बातों का एहसास नहीं था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। और सच कहूँ तो अभी आप जिस तरह से डांट रहे थे ना, बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। भैया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं आपको कैसी लगती हूँ? लेकिन बाई श्वेचिंग चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, तुमने उसकी किसी भी बात पर जरा सा भी रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हारे कदम रुके नहीं और तुम लगातार पार्किंग की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। तुम चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही क्यों न हो, मेरी नई कार के सामने तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इस समय तुम मॉल की पार्किंग में थे और सिस्टम से मिली अपनी उस शानदार कार को ढूंढ रहे थे। वहीं बाई श्वेचिंग एक पूंछ की तरह तुम्हारे ठीक पीछे पीछे आ रही थी। आखिरकार जब तुम्हारे सब्र का बांध टूट गया तो तुमने पलटकर बाई श्वेचिंग से कड़क आवाज में पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर बाई श्वेचिंग ने अपना चेहरा ऐसा बना लिया जैसे वो बहुत बेचारी हो और मासूमियत से बोली, प्यारे भैया, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? बाई श्वेचिंग की ये बात सुनने के बाद तुम्हारे कदम अपने आप ही धीमे पड़ गए। ये देखकर बाई श्वेचिंग ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत भागकर तुम्हारे पास आ गई। वो डरते डरते तुम्हारे बगल में चलने लगी और बोली, प्लीज प्यारे भैया, बस एक रात के लिए मुझे अपने घर में रख लो ना। मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। और ठीक उसी वक्त लाइव स्ट्रीम देख रही ऑडियंस बाई श्वेचिंग की ये हरकतें देखकर एकदम पागल हो गई। ये लड़की तो बहुत चालू है यार, सच में ये तो कुछ भी करने को तैयार है। क्या ये जबरदस्ती ड्रामा नहीं बना रही? लेकिन क्या वो लड़का खुद पर कंट्रोल रख पाएगा? डिंग, एक हिडन मिशन एक्टिवेट हो गया है। क्या आप इस लड़की को पनाह देंगे? आपका फैसला आगे की कहानी तय करेगा। दूसरी तरफ तुमने कुछ पल के लिए सोचा और आखिरकार हाँ कर दी। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो मैं आज रात तुम्हें अपने पास रुकने दे सकता हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। ये सुनकर बाई श्वेचिंग की आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। उसे लगा कि तुम उसके बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। लाइव स्ट्रीम के दर्शक ये सब देखकर अचानक जोश से भर गए। एक यूजर ने लिखा 10, वाह भाई मजा आ गया। 17 ने लिखा, ये तो गजब हो गया, लेकिन एक रात रुकने देने में क्या हर्ज है। 16 ने कहा, तुम क्या कहते हो, देखते हैं आज रात क्या होता है। भाइयों, आज रात तो तगड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। चैनल को फॉलो करना मत भूलना।
असल जिंदगी में पार्किंग एरिया में काफी देर तक घूमने के बाद आखिरकार तुमने अपनी कार ढूंढ ही ली। एक शानदार सुपर कार जो बिल्कुल रेसिंग कार जैसी लग रही थी शांति से वहाँ खड़ी थी। लेकिन उस सुपर कार के ठीक बगल में एक आदमी खड़ा था जिसने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। और इत्तेफाक की बात ये थी कि उसकी कमर पर भी एक कार की चाबी लटक रही थी। लाइव स्ट्रीम देख रहे कुछ दर्शकों से अब रहा नहीं गया। जरा उस बंदे को तो देखो, इसे कहते हैं एक असली कामयाब इंसान, अपनी जिंदगी का असली बॉस। वाह, दर्शकों के बीच तो बहस छिड़ गई। कुछ उस अमीरजादे को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ अपनी मेहनत से अमीर बनने वालों को। तुम लोग किसकी तरफ हो? लेकिन तुम सीधे चलकर उस अमीरजादे के पास पहुंच गए और बोले, एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटेंगे। लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस फिर से पागल हो गई। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि तुम बस अपनी झूठी शान दिखा रहे हो। भाई, इस बंदे में सच में बहुत हिम्मत है। लेकिन अगले ही पल उस अमीरजादे ने जो किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने बहुत ही तमीज के साथ हाँ कहा और खुद ही पीछे हटते हुए बोला, अरे माफ कीजिएगा, आप जाइए। ये सब देखकर बगल में खड़ी बाई श्वे छिंग से रहा नहीं गया। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम बिना किसी वजह के दूसरों को अपने रास्ते से क्यों हटा रहे हो? तो तुमने बहुत ही आराम से जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी कार के रास्ते में खड़ा था। ये सुनते ही न सिर्फ बाई श्वे छिंग के होश उड़ गए, बल्कि लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस भी एकदम सन रह गई। कमाल है, ये बंदा आखिर है कौन? ये तो गजब का ट्विस्ट है। सबने देखा कि तुमने अपनी जेब से चाबी निकाली और हल्के से अनलॉक का बटन दबाया और अगले ही पल उस शानदार कार के दरवाजे किसी तितली के पंखों की तरह खुल गए, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं। इस समय बाई श्वे छिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शो वालों ने सड़क से जिस राहगीर को ऐसे ही चुन लिया है वो असल में इतना रईस निकलेगा। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम देखने वाले सारे दर्शक हक्के बक्के रह गए। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लिमिटेड एडिशन वाली सुपरकार ए बाउचिंग सच में तुम्हारी गाड़ी निकलेगी। बटरफ्लाई डोर्स वाली लिमिटेड एडिशन ए बाउचिंग, क्यों? अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि ये बस झूठी शान दिखा रहा है? ए बाउचिंग। और वहीं पास खड़े उस अमीर बाप के बेटे को भी यकीन नहीं हुआ कि इस शानदार गाड़ी के असली मालिक तुम हो। अरे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। मेरा नाम शेन यीफेई है। नंबर एक्सचेंज कर ले, मेरा नाम ये यून है। हमारा एक कार क्लब है, वहाँ सब लग्जरी कारों के दीवाने हैं। भाई, कभी फुर्सत मिले तो साथ में बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ नए दोस्त बनाना चाह ही रहा था। जब तुम और शेन यीफेई एक दूसरे के नंबर ले रहे थे तब उसने पास खड़े एक स्टाफ मेंबर से पूछा, क्या ये सुपरकार बहुत महंगी है? मैम, ये सुपरकार पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन है। इसकी कीमत आसमान छूती है और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पैसा होने से कोई इसे खरीद नहीं सकता। स्टाफ वाले ने धीमी आवाज में समझाया। उसकी ये पूरी बात सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम के दर्शक तो सदमे में आ गए, लेकिन तुम जो इस लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इस वक्त बस जल्दी से घर जाना चाहते थे। अरे ऐसे बुद्ध बनकर क्या खड़ी हो? बैठो गाड़ी में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इसलिए तुमने अपनी नजरें बाई श्वे छिंग की तरफ घुमाई। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। बाई श्वे छिंग से ये जवाब मिलने के बाद तुमने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थमा दी और फिर बाई श्वे छिंग गाड़ी चलाकर तुम्हें तुम्हारे घर की तरफ ले जाने लगी। कुछ ही देर में नेविगेशन के सहारे बाई श्वे छिंग मंजिल पर पहुंच गई, पर जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी और उसने एक आम सी रिहायशी कॉलोनी देखी तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो हैरान रह गई। इतनी महंगी टॉप क्लास सुपरकार चलाता है और रहता एक मामूली सी बिल्डिंग में है। हम पहुंच गए, चलो चले। ये जो जमीन आसमान का फर्क था ना, उसने लाइव स्ट्रीम वाले दर्शकों के बीच भी बहस छेड़ दी। अरे इतने अमीर लोग ऐसी जगह रहते हैं क्या? मुझे तो लगता है वो सुपरकार पक्का इसने किसी से मांगी होगी, वरना कोई यहाँ थोड़ी ना रहता। दूसरी तरफ बाई श्वे छिंग, चाहे अंदर से उसका 100 बार मन ना कर रहा हो, लेकिन अपना टास्क पूरा करने के लिए उसे मजबूरी में तुम्हारे साथ अंदर जाना ही पड़ा। तुम अपने घर के दरवाजे तक पहुँचे। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, सामने जो दिखा वो बस एक साफ सुथरा सा बड़ा सिंगल रूम था। बाई श्वे छिंग ने जब इतने सादे से कमरे को देखा तो उसके अंदर की चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। और इसी बीच
शो वालों ने बाई श्वेचिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने स्टाफ मेंबर को इस कॉलोनी की तरफ रवाना कर दिया। फ्रेश होने के बाद तुमने बड़ी बेरुखी से उससे कहा, तुम आज रात उस सोफे पर सो जाना और कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना, ठीक है? तुम्हारी ये पत्थर जैसी रूखी बातें सुनकर वो तो जैसे सन्न रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी लड़की जिसके पीछे पूरा कॉलेज पागल है, उसे तुम्हारे सामने ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए अपनी ईगो हट होने के बाद उसने सोचा कि एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा, मैं जरा नहाने जा रही हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? और लाइव स्ट्रीम में बैठे दर्शक एआई जूछे तुरंत ही उसकी ये चालाकी समझ गए। जनरेट युआन बाओ एआई जनरेट, अरे बाओ ए जनरेट। जब दर्शक लगातार बातें कर रहे थे, बाई श्यूचिंग पहले ही उठकर फ्रेश होने चली गई थी। लेकिन आधे घंटे बाद जब वो नाइट सूट पहनकर बाहर आई तो उसने देखा कि तुम तो पहले ही बिस्तर पर लेटकर खर्राटे मारते हुए सो गए थे। पल भर में बाई श्यूचिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और लाइव स्ट्रीम के दर्शक तो हंस हंस कर पागल हो रहे थे। क्या बात है भाई, तुम बस यही स्वैग बनाए रखो, एकदम सही जा रहे हो। ये तो पक्का सख्त लौंडो है, इसका कुछ नहीं हो सकता। गजब बेइज्जती है। बाई श्यूचिंग ने इतनी तैयारी की और बदले में उसे ये सिला मिला। मेरी तो हंस हंस कर जान निकल रही है। मुझे लगा था कोई जबरदस्त रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो पूरी की पूरी कॉमेडी फिल्म बन गई। अगली सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम्हें पास से ही खर्राटे की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सोफे पर सो रही बाई श्यूचिंग की थी। फिर अगले ही पल, अब उठ भी जाओ। चलो, अब तुम उठ ही गई हो तो अपना सामान समेट लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर छोड़ आऊंगा। तुम्हारे अंदर लड़कियों के लिए जरा भी नरमी नहीं थी। इस तरह अचानक जगाए जाने पर बाई श्यूचिंग थोड़ी चिढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने वॉशरूम जाकर झटपट अपने कपड़े बदल लिए। जब तुमने देखा कि बाई श्यूचिंग तैयार हो चुकी है तो तुमने कहा, कल रात हमारी बात हुई थी कि तुम सुबह होते ही चली जाओगी। इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। और ठीक उसी वक्त जैसे ही कैमरे की लाइव फीड वापस आई, लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी एक एक करके वापस जुड़ने लगे। वाह रे उसूलों के पक्के, वाह उसूलों के देवता, क्या धांसू बंदा है, एकदम बॉस। जब लाइव स्ट्रीम में दर्शक जोरों से चर्चा कर रहे थे तभी बाई श्यूचिंग ने तुम्हें साफ साफ कह दिया कि वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन तुमने बिना किसी लाग लपेट के सीधा कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो तुम खुद अपने आप चली जाओ, और दूसरा, मैं तुम्हारे लिए एक कैब बुक कर देता हूँ जो तुम्हें छोड़ आएगी। तुम्हारी ये बात सुनकर बाई श्यूचिंग की तो बोलती ही बंद हो गई और तभी सिस्टम की आवाज भी गूंज उठी, डिंग। अपने उसूलों पर टिके रहने के लिए आपको बधाई होस्ट, आपको डबल एस ग्रेड मिला है। इनाम के तौर पर होस्ट को एक शानदार घर की रजिस्ट्री दी जाती है और साथ ही 1 लाख का नकद इनाम। जब तुमने अपने फोन पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज देखा, भले ही तुम इसके लिए पहले से तैयार थे, लेकिन फिर भी तुम अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। फिर तुमने अपने बगल में खड़ी बाई श्यूचिंग की तरफ देखा और बोले, चलो अब चुनो। इतना कहकर तुमने उसे दरवाजे तक छोड़ दिया और इस तरह तुमने बाई श्यूचिंग को बिना किसी रहम के घर से बाहर निकाल दिया। ठीक उसी वक्त शो के होस्ट मिस्टर झेंग लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पर दिखाई दिए। दोस्तों, अब तक जीती गई कुल इनामी राशि 1 लाख तक पहुंच चुकी है। अगर ये ऐसे ही अपने उसूलों पर कायम रहे तो इन्हें और भी बड़ा पॉजिटिव एनर्जी इनाम मिल सकता है। माना कि बाई श्यूचिंग एलिमिनेट हो चुकी है दोस्तों, लेकिन दूसरे राउंड में हम एक बिल्कुल ही अलग तरह की गेस्ट को भेजने वाले हैं ताकि हम ये देख सके कि क्या वो आगे भी अपने उसूलों पर टिके रह पाते हैं या नहीं। होस्ट जेन की ये बात सुनकर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों में तो जैसे बवाल ही मच गया। मजा आएगा, देखते हैं नई गेस्ट कौन सी खूबसूरत हसीना होती है। ये भाई तो एकदम सख्त है यार, मुझे इसी पर दांव लगाना है। और इस वक्त कमरे में बैठे गेम खेल रहे तुम्हारे फोन पर तुम्हारी मालकिन वांग आंटी का कॉल आ गया। हेलो, क्या शाओलिन बोल रहे हो? तुम्हारे घर के एग्रीमेंट का समय कल खत्म हो रहा है। अगर तुम आगे भी किराए पर रहना चाहते हो तो कल मैं अपनी भतीजी को किराया लेने के लिए भेज दूंगी। वांग आंटी, मैं यहीं रुकूंगा, आप कल अपनी भतीजी को भेज दीजिएगा। मैं किराए के पैसे तैयार रखूंगा। भले ही अब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया था,
लेकिन पिछले 3 सालों से इस घर में रहने की वजह से तुम्हें इसकी आदत हो गई थी, इसलिए तुम्हें घर बदलने की कोई जल्दी नहीं थी और इसलिए तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के एग्रीमेंट रिन्यू कर लिया। तभी वांग आंटी ने फिर कहा, मेरी वो भतीजी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की है और अगर मुझे सही याद है तुम अभी तक सिंगल ही हो ना। वैसे मुझे तुम काफी अच्छे लड़के लगते हो, तुम दोनों एक दूसरे से मिल क्यों नहीं लेते? और हाँ, अभी मना करने की जल्दबाजी मत करना, मेरा काम तो बस तुम दोनों को मिलवाना है। अब आगे बात बनती है या नहीं ये तो तुम दोनों पर ही निर्भर करता है। हाँ। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। तुमने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत और समझदार सी दिखने वाली लड़की खड़ी थी। तुम उसे दरवाजे पर खड़े देखते हो और उस वक्त तुम्हारी शक्ल ऐसी थी जैसे तुम्हारी नींद ही पूरी ना हुई हो। मैं मकान मालकिन की भतीजी लियू वानकिंग हूँ। मैं यहाँ अगले महीने का किराया लेने आई हूँ। कुल 1000 रुपये हुए। क्या आप? हाँ। तुमने आंखें मलते हुए एक उबासी ली और जब लियू वानकिंग ने तुम्हारी बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। असल में वो इस बार शो वालों की तरफ से भेजी गई दूसरी मेहमान थी। तुम्हारी प्रतिक्रिया को अच्छे से देखने के लिए शो वालों ने जानबूझकर उसे मकान मालकिन की भतीजी बनाकर भेजा था ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। हालांकि तुम्हारे इस ठंडे बर्ताव ने मेरी लय बिगाड़ दी। एक काम करो, तुम मुझे ऐड कर लो, अगली बार पैसे ट्रांसफर करने में भी आसानी होगी। ओह ठीक है। किराया लेने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें ही तकलीफ दे रहा हूँ। इस वक्त तुमने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, बस शराफ्त के नाते हाँ कह दिया। लेकिन लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों की नजरों में ये तुम्हारे पिघलने की शुरुआत बन गई। क्या बात है? उसने नाश्ते के लिए पूछा और वो तुरंत मान भी गया। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपस में गपशप कर रहे थे तब लियू वानक्विंग तुम्हें एक नाश्ते की दुकान पर ले गई। ऑर्डर करने के बाद उसने बड़ा दिल दिखाते हुए पहले ही पैसे दे दिए। इसके बाद तुम दोनों नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। तुम्हारी बातों से लियू वानक्विंग को पता चला कि तुम थोड़ी देर में किसी काम से प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाने वाले हो। इत्तेफाक से शो की टीम ने उसे एक अमीर लड़की दिखाने के लिए जानबूझकर इस इलाके में उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज कर रखी थी। मुझे भी ब्रोकर के पास कुछ पेपरवर्क निपटाने जाना है, तो फिर हम थोड़ी देर में साथ ही चल सकते हैं। मुझे यहाँ अपनी कुछ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट के लिए देनी है, इसलिए मुझे अक्सर ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। ओह, ये तो सच में इत्तेफाक है। उसकी इस चाल ने पल भर में लाइव स्ट्रीम के दर्शकों में तहलका मचा दिया। वाह, ये लड़की तो बड़ी शातिर है। जैसे ही दर्शकों को लगा कि तुम लियू वानक्विंग की हैसियत देखकर इम्प्रेस हो जाओगे, तुमने कहा, मेरे पास अपना खुद का एक घर है। इसका मतलब तुम्हारे परिवार की हालत काफी अच्छी है। लियू वानक्विंग भी इस वक्त थोड़ी हैरान थी। अपनी अमीरी का पत्ता फेंकने के बाद आमतौर पर कोई भी इंसान खुशी से पागल हो जाता, लेकिन तुम्हारे ठंडे बर्ताव ने उसे थोड़ा चकरा दिया। खैर, नाश्ता खत्म करके तुम दोनों एक साथ चांगशेंग प्रॉपर्टी एजेंसी पहुंचे। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही एक सेल्समैन मुस्कुराते हुए आगे आया। क्या आप दोनों किसी काम से आए हैं? लियू वानक्विंग ने कहा, मेरा नाम लियू वानक्विंग है, मैं पेपरवर्क के लिए आई हूँ। मैंने पहले ही मैनेजर झोग से बात कर ली थी। आप दोनों थोड़ा इंतजार करें, मैनेजर झोग बस अभी आते ही होंगे। सेल्समैन तुम दोनों को वीआईपी लाउंज में ले गया। उसके बाहर जाने के बाद उस कमरे में सिर्फ तुम और लियू वानक्विंग ही बचे थे। अब लियू वानक्विंग से और सब नहीं हो रहा था, इसलिए उसने खुद ही पहल करने का फैसला किया। ये यून, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? ठीक ठाक हो। तुम्हें पता है, कल रात जब बुआ ने कहा कि वो मुझे तुमसे मिलवाना चाहती है, तो मैंने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम मुझे सच में काफी अच्छे लगे हो। लियू वानक्विंग की ये अचानक कही गई बातें सुनकर तुम बस उसे प्यार से मना ही करने वाले थे कि तभी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। डिंग, समाज में बुरी नीयत का पता चला है। अब एक मिशन ट्रिगर हो रहा है। आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। जूकेलाई ग्रैंड होटल के 20% शेयर्स। सिस्टम की बात सुनकर तुम अचानक से सुन्न रह गए, लेकिन दर्शकों को लाइव स्ट्रीम में कुछ और ही नजारा दिख रहा था। लियू वानक्विंग तो बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही है।
ये तो बेईमानी है, वो पूरी तैयारी से आई है और उसे कुछ पता ही नहीं। अरे यार, गया ये तो। मुझे लग रहा है अब ये पिघल जाएगा। जब सब लोग यही बातें कर रहे थे, ठीक अगले ही पल तुम्हारी एक बात ने सारे दर्शकों को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। तुमने सीधा लियू वानक्विंग की आंखों में देखा और तुम्हारे मुंह से धीरे से कुछ शब्द निकले। माफ करना, मुझे लगता है हमारा सिर्फ दोस्त बनकर रहना ही ठीक रहेगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। इस वक्त लियू वानचिंग का चेहरा देखने लायक था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की को तुम ऐसे मुंह पर रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगले ही पल उसके माथे की सिलवटें गायब हो गई, क्योंकि उसे लगा कि तुम बस भाव खाने का नाटक कर रहे हो। ये सोचकर लियू वानचिंग ने मुस्कुराते हुए तुमसे कहा, मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आते हो तो मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे करियर में तुम्हारी काफी मदद करवा सकती हूँ। सॉरी, मुझे सच में तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनते ही लियू वानचिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? या फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रही हो या सच, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मतलब नहीं हो। इस वक्त तुम बिल्कुल शांत चेहरे से लियू वानचिंग को देख रहे थे। तुम्हारी बात खत्म होते ही अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। होस्ट ने लियू वानचिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इनाम के तौर पर ज्यू के लाई ग्रैंड होटल के 25% शेयर्स दिए जाते हैं। एक तरफ जहां तुम अपना इनाम पाकर खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लियू वानचिंग गुस्से से पागल हो रही थी। वो तो इस शो में सिर्फ अपना नाम और फेम बढ़ाने आई थी, लेकिन तुम्हारे इस तरह ठुकरा देने से अब नाम कमाना तो दूर, उल्टे पूरी दुनिया के सामने उसकी भयंकर बेइज्जती हो गई थी। अपनी इस परफेक्ट इमेज की धज्जियां उड़ते देख उसका खून खौलने लगा। तू किस खेत की मूली है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? तू तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। तेरी औकात क्या है? तो क्या हुआ? हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से कमतर हूँ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुमने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, लेकिन तब तक गुस्से से भड़क चुकी लियू वानचिंग ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा, मजाक बना रखा है क्या? अगर तेरी इतनी ही औकात होती तो क्या तू उस 2 कौड़ी के छोटे से किराए के कमरे में सड़ रहा होता? तुम दोनों की ये बहस चल ही रही थी कि तभी सेल्स मैनेजर पान जीचिंग वहाँ आ पहुँचा। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आप ही मिस्टर ये हैं जो आज पेपर वर्क पूरा करने आने वाले थे? पान जीचिंग की इस बात ने तुम दोनों की बहस पर ब्रेक लगा दिया। तुम्हारी तरफ से हाँ सुनते ही पान जीचिंग ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ तुमसे हाथ मिलाया। अरे ये बॉस, तो सच में आप ही हैं। फाइनली आप आ ही गए। ये सुनते ही लियू वानचिंग के तो जैसे तोते उड़ गए और लाइव स्ट्रीम देख रही पब्लिक का भी दिमाग चकरा गया। भाई, ये सेल्स मैनेजर इसे ये बॉस क्यों बुला रहा है? क्या इसने यहाँ कोई घर खरीदा है? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, इसके पास घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वहीं दूसरी तरफ लियू वानचिंग होश में आई और उसने हैरानी से आंखें फाड़कर पान जीचिंग की तरफ देखा। तुम इसे ये बॉस क्यों कह रहे हो? पान जीचिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बॉस ने कल ही हमारी कंपनी से एक साथ कई महंगे घर खरीदे हैं। मैंने ही आज उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैसेज किया था। ये हमारे सबसे बड़े और वीआईपी कस्टमर हैं, तो क्या मुझे इन्हें ये बॉस नहीं कहना चाहिए? लाइव स्ट्रीम की जनता जैसे ही सुनती है कि तुमने वहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई घर खरीदे हैं, कमेंट सेक्शन में तो जैसे बम फट गया। अरे बाप रे, इसके पास इतना अंधा पैसा कहाँ से आ गया? एक साथ इतने सारे घर? इसने तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही लियू वानचिंग इसका मजाक उड़ा रही थी ना कि ये एक गरीब डिलीवरी बॉय है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली खिलाड़ी तो यही निकलेगा। ये तो सीधे मुंह पर तमाचा है। हाँ, मजा ही आ गया। लियू वानचिंग खुद को बहुत रईस समझ रही थी, लेकिन आखिर में उसी को मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ दर्शक बातें बना रहे थे और दूसरी तरफ लियू वानचिंग को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो तुम एक पल पहले तक एक मामूली डिलीवरी वाले थे, अगले ही पल कई शानदार घरों के मालिक बन जाओगे। और इस तरह तुम सेल्स मैनेजर के साथ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ऑफिस चले गए। और रही बात लियू वानचिंग की, तो वो कमरे में अकेली ही खड़ी रह गई, किसी दूसरे सेल्समैन का इंतजार करते हुए ताकि उसका काम भी हो सके। इसी बीच इस शो की बॉस सू रुओलिन ने
चुपचाप लियू वानाकिंग पर एलिमिनेट होने का ठप्पा लगा दिया और फिर वो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तीसरे मेहमान की तलाश में लग गई। दूसरी तरफ जब तुम अपना सारा काम निपटा कर बाहर निकले तब तक शो वालों ने लियू वानाकिंग को वहां से बुला लिया था। इसके लिए शो की टीम ने अपने कुछ कैमरामैन तुम्हारे पीछे लगा दिए थे जो छुप छुप कर तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे, और जैसे ही लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों को तुम फिर से नजर आए, अगले ही पल कैमरा घूमकर सीधा शो के होस्ट पर चला गया। हमारे आम आदमी हीरो को बहुत बहुत बधाई, उसने दूसरा पड़ाव भी कामयाबी से पार कर लिया है। अब तक इनामी राशि बढ़कर 3 लाख हो चुकी है। भले ही लियू वानाकिंग बाहर हो गई है, लेकिन हमारा शो तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की। देखते हैं कि क्या वो आगे भी अपने उसूलों पर टिका रह पाता है या नहीं। हमारे साथ बने रहिए। ये बातें सुनते ही लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों में तो जोश की लहर दौड़ गई। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि वो लालच में नहीं आएगा। 3 लाख का इनाम, अगली बार तो सीधा 5 लाख होंगे। ये दूसरी मेहमान भी किसी काम की नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के कुछ दर्शक भी तुम्हारी दाद देने लगे थे, लेकिन ज्यादातर को अभी भी लगता था कि तुम्हारा असली इम्तिहान बाकी है। अरे वो तो बस एक सख्त लड़का है, लियू वानाकिंग से पाला पड़ा, ये तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी। इससे कुछ साबित नहीं होता। अभी तो 20 से भी ज्यादा पड़ाव बाकी है और हर पड़ाव पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो तीसरा पड़ाव भी पार कर पाएगा। जब दर्शक लाइव स्ट्रीम में आपस में बहस कर रहे थे तभी तुम अपने घर पहुंचे और अचानक तुम्हारे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। हेलो, क्या आप ज्यूकेलाई ग्रैंड होटल के हिस्सेदार मिस्टर ये बोल रहे हैं? हम आपको कल दोपहर 2 बजे होने वाली होटल के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बुलाना चाहते हैं। क्या आपके पास कल का वक्त होगा? उसकी ये बात सुनते ही तुम्हें याद आया कि अरे हाँ, सिस्टम ने तो तुम्हें इसी होटल के 25% शेयर इनाम में दिए थे, इसलिए तुमने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन तुम्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि तुम्हारी सारी बातें शो के कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर ली हैं। हालांकि उन्हें बस इतना पता था कि तुम कल किसी मीटिंग में जाने वाले हो। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं थी कि तुम उसी ज्यूकेलाई ग्रैंड होटल के हिस्सेदार हो। उधर दूसरी तरफ शो की बॉस सू रुओलिन तक भी अपने स्टाफ के जरिए ये खबर पहुंच चुकी थी। ये सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती जली कि अब तीसरे नंबर पर आने वाले मेहमान को क्या किरदार देकर तुम्हारे पास भेजना है। अगले दिन तुम तय किए गए वक्त पर अपनी गाड़ी से अकेले ही ज्यूकेलाई 5 स्टार होटल पहुंच गए, और वहीं दूसरी ओर मेहमानों के स्वागत में खड़ी ली मेंग्याओ की नजर जैसे ही तुम पर पड़ी, उसकी तो आंखें ही चमक उठी और अगले ही पल वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। हेलो, क्या आप यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं? मैं ज्यूकेलाई ग्रैंड होटल की वाइस जनरल मैनेजर हूँ। मुझे खास तौर पर मेहमानों के स्वागत का काम सौंपा गया है। जी हाँ, तुम्हारे हाँ कहते ही वो मुस्कुराते हुए तुम्हें अंदर ले गई और पूरा होटल घुमाने लगी। लेकिन पूरे रास्ते उसका बर्ताव तुम्हारे साथ बहुत ही रूखा और घमंडी रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि शो वालों ने उसे बताया था कि इस बार उसे एक सख्त और घमंडी बिजनेस वुमन का रोल करना है। उसे अपने रौबदार अंदाज से तुम्हारे रिएक्शन देखने थे। रास्ते में जब भी कोई मिलता, ली मेंग्याओ खुद आगे बढ़कर उनसे बात करती, लेकिन जब भी तुम कुछ कहने या ग्रीट करने की कोशिश करते, वो बीच में ही तुम्हें टोक देती और साथ ही ताना मारती कि जब अपने से बड़े रुतबे वालों से मिलो तो चुप रहना सीखना चाहिए। इस बात पर तुम्हें बहुत अजीब लगा। भाई, असल में तो तुम ही होटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो ना। फिर उसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा था कि उन लोगों की हैसियत तुमसे ज्यादा है? इस पूरे सफर में तुम ली मेंग्याओ के पीछे पीछे चलते रहे और होटल के कई बड़े अधिकारियों से मिले। बस फर्क इतना था कि तुम तो उन्हें पहचान गए, लेकिन वो अधिकारी तुम्हें नहीं पहचान पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ली मेंग्याओ हमेशा सिर्फ अपना ही इंट्रोडक्शन देती रही और तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं कहा, जिसकी वजह से कई लोगों को लगा कि तुम बस कोई मामूली कर्मचारी हो। धीरे धीरे इस तरह से अपना टाइम बर्बाद होते देख तुम्हारे अंदर ली मेंग्याओ को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार तुमने ली मेंग्याओ से पूछ ही लिया, तुम उन लोगों से मेरी पहचान क्यों नहीं करवा रही? लेकिन तुम्हारी बात सुनकर वो एकदम चौंकने का नाटक करते हुए बोली, मैं तुम्हारी पहचान क्यों करवाऊं? तुम बस थोड़े बहुत पैसों वाले एक बिगड़ैल अमीरजादे हो। तुम्हारी और उन इज्जतदार लोगों की क्या बराबरी? ये सुनकर तुम्हारे चेहरे के भाव और भी शांत हो गए। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? लेकिन उसने बड़े ही लापरवाही भरे अंदाज में कहा, हाँ जानती हूँ ना, तुम ये यून ही तो हो। ये बात सुनकर ये यून को चिढ़ मच गई। उसका ये रवैया देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। वो बोली,
तुम बस थोड़े बहुत पैसों वाले एक अमीरजादे ही तो हो। भला मैं इतने बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान क्यों करवाऊं? उसी वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे कुछ दर्शकों को भी लगने लगा था कि तुम इस बार तो पक्का फंस गए। जब लाइव स्ट्रीम में दर्शक ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी इत्तेफाक से ज्यूकलाई ग्रैंड होटल के जनरल मैनेजर यान शोशिन वहां से गुजरे और उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली। जैसे ही उन्होंने तुम्हारा नाम सुना, वो पूरी तरह से सन्न रह गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दूसरी तरफ ली मेंग्याओ ने बहुत ही घमंड और तेवर के साथ कहा, तुम बस थोड़े पैसों वाले एक आम आदमी हो। ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम कुछ भी बकवास कर सको। अपनी औकात में रहना सीखो। उसकी ये बकवास सुनकर अब तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया था, लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया। खराब बर्ताव डिटेक्ट हुआ है। नया टास्क ट्रिगर हो रहा है। अगर होस्ट सही तरीके से अपनी असली पहचान बताए और सामने वाले की गलतफहमी दूर करे, तो सिस्टम की तरफ से होस्ट को रेटिंग के हिसाब से अलग अलग इनाम दिए जाएंगे। तो तुमने बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में ली मेंग्याओ से कहा, मैं तुम्हारे इस होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, और इस मीटिंग में भी तुम्हारे होटल वालों ने ही मुझे खुद इनवाइट किया है। तुम मुझे औकात में रहने को कह रही हो? तुम यहाँ की वाइस जनरल मैनेजर आखिर बन कैसे गई? तुम्हें तो इतनी सी बात भी नहीं पता। तुम्हारी ये बातें सुनकर ली मेंग्याओ ने इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोली, ओह, दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर? अगर तुम इस होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, तो फिर मैं तो यहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हुई ना? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अपनी जबान पर लगाम रखो। कुछ भी अनाप शनाप बकना बंद करो। और उसी समय किनारे खड़े होकर ये सब सुन रहे यान शोशिन के तो जैसे होश ही उड़ गए। अगले ही पल वो सामने आए और बुरी तरह चिल्लाए, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? लेकिन ली मेंग्याओ को लगा कि वो ये सब तुम्हें डांटते हुए कह रहे हैं, तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो गई। सुना तुमने? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये ज्यूकलाई होटल के जनरल मैनेजर हैं। मैं यहाँ की वाइस जनरल मैनेजर हूँ, और तुम बस एक आम आदमी हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैसियत से तुम आज की इस मीटिंग में शामिल होने के लायक भी थे? ये सब सुनकर पास खड़े यान शोशिन के माथे से पसीना टपकने लगा। वो सीधे ली मेंग्याओ के पास गए और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाए, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? ये हमारे ज्यूकलाई होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ये बात सुनते ही ली मेंग्याओ को जैसे बिजली का झटका लगा। वो पल भर में बुद्ध बनकर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। और तुमने बड़ी ही शांति से कहा, सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। इतना तमाशा कर दिया और तुम्हें मेरी पहचान तक नहीं पता? एक वाइस जनरल मैनेजर होकर तुम्हारा ध्यान अपने काम पर तो है नहीं, बल्कि दूसरों के सामने अपनी धौंस जमा रही हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इस बीच लाइव स्ट्रीम देख रहे सारे दर्शक भी हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो ज्यूकलाई होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर निकला। बाप रे, इसके पास न सिर्फ कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि ये तो होटल का मालिक भी है। इस बंदे ने और कितने राज छुपा रखे हैं भाई। इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने तुम्हें सरेआम बेवकूफ बना दिया हो। इसलिए तुमने आगे कहा, ली मेंग्याओ, मैंने शुरुआत में ही अपना नाम बता दिया था। तुम एक वाइस जनरल मैनेजर हो और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इस होटल का शेयर होल्डर हूँ? ये तो सीधे सीधे तुम्हारी लापरवाही है। सहकर्मियों और मेहमानों के साथ ऐसा घमंडी बर्ताव करना तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। इतना कहकर तुमने यान शोशिन की तरफ देखा। जनरल मैनेजर साहब, यान साहब, क्या मैं एक शेयर होल्डर होने के नाते इसकी पोस्ट का दोबारा असेसमेंट करने की सलाह दे सकता हूँ? पास खड़े यान शोशिन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सर, क्यों नहीं। फिर तुमने ली मेंग्याओ की तरफ मुड़कर कहा, ली मेंग्याओ, तुम्हारी लापरवाही और इस बदतमीजी की वजह से होटल के नाम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी मानो तो HR डिपार्टमेंट में जाकर फिर से ट्रेनिंग लो। ये बात सुनते ही ली मेंग्याओ के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपने अपने हक की रक्षा की है और एक गलत बर्ताव को सही किया है। आपको एस ग्रेड मिला है। इनाम के तौर पर आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ ही स्केबल कंपनी के 25% शेयर भी। अगले ही पल तुमने जल्दी से अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर स्केबल कंपनी के बारे में सर्च करने लगे। ये एक बहुत ही महंगे और प्रीमियम सूट बनाने वाली कंपनी है। इसकी सालाना कमाई बहुत ही जबरदस्त है। मतलब साफ है
कि बिना कुछ किए ही साल के आखिर में तुम्हें एक बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। और इस तरह यान शो शिन बड़े अदब से तुम्हें होटल के अंदर ले गया। पीछे छोड़ गया ली मंग याओ को, जो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, और लाइव स्ट्रीम देख रहे उन हैरान दर्शकों को। चूंकि तीसरी गेस्ट ली मंग याओ का मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था, इसलिए शो की टीम ने मीटिंग करके एक नया फैसला लिया। वो अब एक नई गेस्ट को भेजने वाले थे। नए कैंडिडेट के चुने जाने के बाद लाइव स्ट्रीम का कैमरा एक बार फिर से होस्ट की तरफ घूमा। सबसे पहले तो हमारे हीरो को बहुत बहुत बधाई, जिसने तीसरी गेस्ट का भी डटकर सामना किया और टेस्ट पास कर लिया। अब तक जीती गई कुल रकम 5 लाख रुपए हो चुकी है। हमारी टीम के फैसले के मुताबिक जो चौथी गेस्ट आने वाली है, वो एक बेहद ही खूबसूरत और समझदार महिला होगी, जो इनका और भी बारीकी से टेस्ट लेगी। अगर इस बार भी हमारे हीरो अपने उसूलों पर टिके रहे तो उन्हें मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम। जैसे ही होस्ट ने अपना यह इंट्रोडक्शन खत्म किया, लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों के दिलों में जबरदस्त एक्साइटमेंट दौड़ गई। वाह यार, चौथे राउंड की गेस्ट तो बहुत ही क्लासी लग रही है। क्या ये लड़का खुद को रोक पाएगा? पता नहीं ये टिक पाएगा या नहीं। मेरी तो पक्का हवा टाइट हो जाती। मेरे भाई, ये शो अभी लाइव चल रहा है, तू अभी हम सबकी इज्जत को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा दम दिखा मेरे भाई, बिल्कुल भी नाक मत कटवाना। वहीं दूसरी तरफ कुछ दर्शक बहुत ही मजे ले रहे थे। इससे पहले तुमने लगातार 3 लड़कियों का टेस्ट पास कर लिया था, जिसकी वजह से वे काफी चिढ़े हुए थे। इसलिए इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह नई गेस्ट पक्का तुम्हें फंसा लेगी। लेकिन इस शो के हीरो होने के बावजूद तुम्हें इन सब का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जिंडी प्लाजा जी होटल की शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने के बाद लॉर्ड डांग तुम सीधे गाड़ी चलाकर जिंडी प्लाजा की तरफ निकल पड़े। इरादा था कि अपने लिए कुछ बढ़िया और क्लासिक कपड़े खरीदे जाएं। लेकिन जैसे ही तुम वहां से निकले, शो के कैमरामैन तुम्हारे पीछे लग गए। और दूसरी तरफ शो की चौथी गेस्ट शेन छिंगशवे को जैसे ही तुम्हारी लोकेशन का पता चला, शो वालों ने तुरंत उसे जिंडी प्लाजा भेज दिया। जैसे ही लाइव कैमरा शेन छिंगशवे पर फोकस हुआ, लाइव स्ट्रीम के दर्शक तो बस देखते ही रह गए। हे भगवान, ये शेन छिंगशवे कितनी खूबसूरत और एलिगेंट है। क्या हमारा हीरो इस बार खुद को कंट्रोल कर पाएगा? क्या इसी को एक असली ग्रेसफुल औरत कहते हैं? ये तो एकदम रॉयल लग रही है यार। इसके सामने तो कोई भी पिघल जाएगा। जहाँ एक तरफ दर्शक ये सब बातें कर रहे थे, वहीं शेन छिंगशवे शो वालों के साथ डिस्कस कर रही थी कि नेचुरली बात कैसे शुरू की जाए। उसने कहा, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर उसमें दूसरों के लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है और वो दिल का सच्चा नहीं है, तो सब बेकार है। आज मैं सभी इंटरनेट यूजर्स को उसकी असली सच्चाई दिखाऊंगी। उसकी ये बातें सुनते ही पल भर में कई दर्शकों ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। शेन छिंगशवे की ये बात तो सीधे मेरे दिल पर लगी है। अब तो मैं इन दोनों की मुलाकात देखने के लिए और भी बेताब हूँ। उम्मीद है कि आज पता चल ही जाएगा कि यह बंदा सच में इतना अच्छा है या सिर्फ दिखावा करता है। इधर लाइव स्ट्रीम में गर्मागर्म बहस चल रही थी और उधर तुम जिंडी प्लाजा की ऊपरी मंजिल पर एक के बाद एक कई बड़े कपड़ों के शोरूम से गुजर रहे थे। और आखिर में तुम एक स्काबल कपड़ों के शोरूम के दरवाजे पर आकर रुक गए। लेकिन वो दर्शक जो पहले से ही तुमसे चिढ़े बैठे थे, ये देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। इतनी देर से ड्रामा कर रहा था और आखिर में इसी दुकान पर आया। सच में समझ नहीं आता, इस जैसी मामूली सी दुकान में देखने लायक क्या है? स्काबल, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। लेकिन लाइव स्ट्रीम में कुछ समझदार दर्शक भी मौजूद थे, जो तुरंत इसका जवाब देने के लिए आगे आए। हे भगवान, तुम लोग स्काबल को एक लोकल ब्रांड कह रहे हो? अरे बेवकूफो, वो पूरी दुनिया के सबसे लग्जरी और महंगे सूट बनाने वाले ब्रांड्स में से एक है। बिल्कुल सही सुना, ये ब्रांड सीधे रॉयल फैमिली के लिए सूट डिजाइन करता है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्टर्स इस शोरूम के पक्के कस्टमर हैं। इन जानकार लोगों की बातें सुनकर लाइव स्ट्रीम के बहुत से दर्शकों को अब जाकर समझ में आया कि यह सूट का शोरूम आखिर कितनी बड़ी चीज है। बाप रे बाप, इतना तगड़ा शोरूम! मुझे तो लगता है कि अगर किसी की जेब में लाखों रुपए न हो तो वो इस दुकान के अंदर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब दर्शक आपस में ये सब चर्चा कर ही रहे थे, तुमने वहाँ के स्टाफ से बात करना शुरू कर दिया था। थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद स्टाफ ने तुरंत अपने स्टोर मैनेजर चेन जिनहुआ को बाहर बुला लिया। चेन जिनहुआ ने बड़े ही सलीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा चेहरा ध्यान से देखा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसे अभी अभी स्काबाल के शेयर होल्डर्स बदलने की खबर मिली थी।
और नए शेयर होल्डर की तस्वीर देखकर उसने तुम्हें एक पल में ही पहचान लिया। इसलिए उसने घबराते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आपका नाम ये यून है? ये सुनकर तुम थोड़ा हैरान रह गए। तुम्हारी खबरें तो बड़ी तेज हैं। फिर तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने लिए 2 सूट सिलवाने आया हूँ। तुम्हारी ये बात सुनकर चेन जिनहुआ ने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने तुरंत दुकान के सबसे बेहतरीन दर्जी को तुम्हारा नाप लेने के लिए बुला लिया। लेकिन जब तुम चेन जिनहुआ से बात कर रहे थे तब दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़े शो के कैमरामैन ने अपने कैमरे में तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। जब लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों ने सुना कि एक सूट की कीमत ही लाखों से शुरू होती है तो वहाँ तहलका मच गया। एक सूट की कीमत लाखों रुपए? क्या ये स्काबाल का कोई जादुई सूट है? बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो क्या इसे कहते हैं अमीरों की जिंदगी? भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई अपने शरीर पर एक पूरा घर पहनकर घूम रहा है। और जो दर्शक पहले तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे वो भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगता था कि 1-2 लाख का कोई ब्रांडेड बैग ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम्हारे एक कस्टम मेड सूट की कीमत ही लाखों या शायद करोड़ों में होगी। ये तो उनकी सोच से ही बाहर था। जिस वक्त तुम अपना सूट सिलवा रहे थे उसी वक्त शेन किंगस्यू भी जिंदी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच चुकी थी। उसने सिर से पैर तक एकदम शानदार ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसके कंधे पर एक बेहद खूबसूरत बैग टंगा था। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ इत्तेफाक से टकराने का मौका बनाने के लिए उसने शो वालों से एक लग्जरी कार मांगी और उसे तुम्हारी सुपर कार के ठीक बगल में पार्क कर दिया। और जब तुम मॉल में शॉपिंग खत्म करके निकलने ही वाले थे तभी शो के स्टाफ ने तुरंत ये खबर शेन किंगस्यू को दे दी। और खबर मिलते ही शेन किंगस्यू तेजी से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चलने पर उसने सामने अपने टारगेट को आते देखा, जिसे देखते ही शेन किंगस्यू के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई।